नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के एक अत्यंत रोचक अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यह अध्याय हमें बताता है कि भारत जैसे विशाल देश में कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हुई। हम सब जानते हैं कि भारत में भाषा, खाना, कपड़े, त्योहार, नृत्य और संगीत सभी कुछ क्षेत्र के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन यह अंतर क्यों और कैसे आया, यही इस अध्याय का मूल विषय है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कोई भी संस्कृति एक दिन में नहीं बनती। वो सदियों के अनुभव, राजनीतिक बदलाव, धार्मिक आस्थाएं, भौगोलिक विशेषताएं और स्थानीय जीवन शैली से मिलकर बनती है। भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियां इसी प्रकार विकसित हुई। आइए शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से। यहाँ चेर डायनेस्टी ने शासन किया था। ये राजवंश मुख्यतः केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला था। जब हम उस समय के इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, खासकर 9वीं शताब्दी के आसपास, तो हमें पहली बार मलयालम भाषा का प्रयोग मिलता है। इससे ये साफ हो जाता है कि मलयालम भाषा एक अलग रीजनल आइडेंटिटी बना रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय के विद्वान संस्कृत को मुख्य भाषा मानते थे, लेकिन मलयालम धीरे धीरे आम लोगों की भाषा बन गई। 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था लीलातिलकम। ये ग्रंथ मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था, जो संस्कृत और मलयालम का मिश्रण थी। यह एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे एक नई भाषा और संस्कृति ने अपनी जगह बनाए। विद्यार्थियों, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को मजबूत करने में वहां के राजाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा शासक न केवल अपनी प्रजा की रक्षा करता है, बल्कि वह कला, साहित्य और धर्म का भी संरक्षण करता है। उदाहरण के लिए राजपूत शासक, इन्होंने राजस्थान और मध्य भारत में अपनी वीरता और स्वाभिमान से जुड़ी एक अनूठी राजपूत संस्कृति विकसित की। उनकी कहानियां, जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप इत्यादि, आज भी लोकगीतों और लोक साहित्य में जीवित है। इन राजाओं ने सुंदर किले, मंदिर और हवेलियां बनवाई। इन इमारतों में नक्काशी, चित्रकला और स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण अक्सर साथ साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक खास चित्रकला शैली की, जिसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चित्र बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन उनमें की गई बारीकी और रंगों का प्रयोग अद्भुत होता है। लघु चित्र पहले मुगल दरबार में लोकप्रिय हुए, बाद में राजस्थानी, पहाड़ी और दक्कनी दरबारों में भी इनकी खूब सराहना हुई। हर क्षेत्र की लघु चित्र शैली में वहां के रहन सहन, परिधान और परंपराओं की झलक मिलती है। जैसे पहाड़ी चित्रों में प्रकृति, भगवान कृष्ण और श्रृंगार रस की झलक होती है। वहीं राजस्थानी चित्रों में राजाओं के दरबार, युद्ध और धार्मिक कथाएं चित्रित होती थी। इतिहास के एक समय तक विद्वानों की भाषा संस्कृत थी और शासकीय कार्यों में फारसी और अरबी का प्रयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रादेशिक शक्तियां मजबूत हुई, वैसे वैसे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होने लगा। उदाहरण के लिए बंगाल में बांग्ला भाषा, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया और कर्नाटक में कन्नड़ विकसित हुई। इन भाषाओं में धार्मिक ग्रंथ, कविताएं और लोकगीत लिखे गए। बंगाल में एक खास शैली की धार्मिक कविता प्रसिद्ध हुई जिसे कहते हैं मंगल काव्य। इसमें देवियों की महिमा और स्थानीय लोक विश्वास को मिलाकर लिखा गया। इससे ये साबित होता है कि भाषा और धर्म के मेल से भी एक क्षेत्रीय संस्कृति उभर कर आती है। हर क्षेत्र की स्थापत्य शैली भी अलग होती है। यह उस क्षेत्र की जलवायु, संसाधन और धार्मिक विश्वासों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी है। इस मंदिर से जुड़ा रथ यात्रा उत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार तमिलनाडु के मंदिरों में विशाल गोपुरम होते हैं, जो प्रवेश द्वार की ऊंची मीनारें होती हैं। ये न केवल धार्मिक महत्व की होती है, बल्कि स्थापत्य कौशल का भी उदाहरण है। भारत में हर क्षेत्र का अपना एक खास नृत्य और संगीत होता है। उत्तर भारत में कथक, दक्षिण में कथकली और भरतनाट्यम, ओडिशा में ओडिसी, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके हाव भाव, वेशभूषा और कथानक क्षेत्रीय जीवन से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार त्योहार भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग ढंग से मनाए जाते हैं। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा, पंजाब में बैसाखी, गुजरात में नवरात्रि गरबा और केरल में ओणम।
ये त्योहार न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि उनमें उस क्षेत्र की सामूहिक संस्कृति और लोक परंपराएं भी छुपी होती हैं। पहनावे की बात करें तो भारत में साड़ी, धोती, सलवार कमीज और लुंगी जैसे परिधानों को क्षेत्र अनुसार अलग अलग तरीके से पहना जाता है। जैसे बंगाल में महिलाएं साड़ी को बिना पल्लू कंधे पर लपेटे पहनती हैं, वहीं गुजरात में साड़ी का पल्लू सामने होता है। विद्यार्थियों, हम इस अध्याय से यह समझते हैं कि भारत की डाइवर्सिटी उसकी शक्ति है। भारत में हर क्षेत्र ने अपने अपने अनुभव, परंपराओं और विश्वासों से एक अनूठी संस्कृति गढ़ी है। ये सभी क्षेत्रीय संस्कृतियां मिलकर भारत को एक सांस्कृतिक महासागर बनाती हैं। जब हम आज किसी भाषा में बात करते हैं, कोई विशेष खाना खाते हैं, किसी मंदिर या त्योहार में भाग लेते हैं, तो हम अनजाने में उस क्षेत्रीय संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं जो सदियों से बनती आ रही है। इसलिए हमें न केवल अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, बल्कि दूसरों की संस्कृति को भी सम्मान देना चाहिए। यही हमारे देश की एकता में अनेकता की सबसे बड़ी पहचान है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।